हेलो एवरीवन। तो मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले मैंने अपना मॉडर्न हिस्ट्री का एक और वीडियो डाला था जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तरीके से की गई थी, साथ ही साथ में कहाँ इसकी स्थापना हुई थी और उसमें कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट लिया था, कितने लोगों ने मिल करके उसकी स्थापना की थी। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जो लॉर्ड डफरिन थे, ये कांग्रेस जो थी वो उनके दिमाग की उपज थी तथा लॉर्ड डफरिन के कहने से के बाद में किस तरीके से एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो उसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके बाद में मैंने आप लोगों को तीन चरणों में बताया था कि जो कांग्रेस थी उसने अपना शासनकाल यानी जो आगे का कार्यकाल चलाया वो तीन चरणों में लेकर के चलाया। सबसे पहला मैंने उसमें बताया था कि एक उदारवादी चरण होता था। उदारवादी चरण की अगर हम लोग बात करें तो इसका मैंने टाइम पीरियड आप लोगों को बताया था 1885 से लेकर के 1905 तक चला था ये टाइम पीरियड। और साथ ही साथ में जो अगला टाइम पीरियड आया था वो था उग्रवादी चरण का। तो उग्रवादी चरण जो हमारा था वो हमारा 1905 से लेकर के 1919 तक चला था। फिर तीसरे चरण की मैंने आप लोगों से बात की थी कि वो था हमारा गांधीवादी युग या गांधीवादी चरण जिसे हम लोग कहते हैं। वो 1919 से लेकर के भारत जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाता अर्थात 1947 तक वो वाला चला था। तो इस तरीके से हम लोग जो कांग्रेस है उसके कार्यकाल को बेसिकली तीन पार्टों में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है तो मैंने उसके बाद में आप लोगों को चार अधिवेशन बताए थे जो कि शुरुआत के चार अधिवेशन थे और इससे काफी कुछ जानकारी मिलती थी। मैंने बताया था कि जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो वास्तव में तो पुणे में होना था, लेकिन पुणे में एक प्लेग नाम की बीमारी उस समय चलती थी। तो प्लेग बीमारी होने की वजह से पुणे में ये आयोजन ना होकर के बंबई में इसका आयोजन हुआ था तथा इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने जैसे ही इसकी स्थापना हुई तो इन्हें पता चला कि सबसे कम सदस्य जो थे वो उस समय कलकत्ता से आए हुए थे यानी बंगाल से आए हुए थे। तो इन्होंने अपना दूसरा अधिवेशन यानी लोगों को मोटिवेट करने के लिए दूसरा अधिवेशन जो था वो कलकत्ता में इन्होंने किया था। और कलकत्ता में जब इन्होंने अधिवेशन किया था तो उसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी बने थे, जिन्हें हम लोग द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनका उस समय जो पश्चिम बंगाल में था वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस चलता था तो इस वजह से इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में इन्होंने जो तीसरा अधिवेशन किया था वो इन्होंने मद्रास यानी चेन्नई की तरफ किया था अधिवेशन, तथा जहां पर इन्होंने इसका अध्यक्ष जो था वो बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया था। ठीक है, और अंतिम जो अपना चौथा अधिवेशन इन्होंने किया था वो इन्होंने चौथा अधिवेशन जो किया था यानी आप लोग खुद ही जोड़ते जाइएगा ईयर कितने हो रहे हैं। तो इसके बाद में चौथा अधिवेशन जो इन्होंने किया था वो बनारस में किया था तथा उसके अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूल को बनाया गया था। इस तरीके से हम लोग जब देखते हैं कि भारत में क्या हुआ कि पहले एक हिंदू बने। ठीक है, हालांकि इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ के नहीं देखना चाहिए लेकिन फिर भी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से इन्होंने किस तरीके से देखा जाए तो यानी एक हिंदू सदस्य बने थे, एक पारसी सदस्य बने थे, एक ईसाई यानी अंग्रेजों के हिसाब से कुछ बने थे और एक मुस्लिम सदस्य इसमें बने हुए थे। इस तरीके से कोई ये नहीं कह सकता था कि हाँ ये किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व ना करके बल्कि सभी धर्मों के साथ में एक निष्ठ व्यवहार रखती थी, यानी यह एक धर्मनिरपेक्ष संस्था के रूप में काम करती थी। ठीक है, तो यानी पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि ये एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व ना करके बल्कि ये एक धर्मनिरपेक्ष संस्था के रूप में काम करना चाहती थी, तो इस वजह से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरी बात हम लोग कहें कि इनके अधिवेशनों की यदि आप जगह को देखें तो पहला अधिवेशन अगर मान लीजिए मैप बनाए तो देखिए इधर साइड मान लीजिए बंबई है तो बंबई में पहला अधिवेशन हुआ, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तीसरा अधिवेशन नीचे भारत में हुआ और चौथा अधिवेशन ऊपर की तरफ यानी बनारस में हुआ। यानी एक तरीके से इनके जब जगहों के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पूरे भारत को एक तरीके से कवर करने की कोशिश की, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये चार अधिवेशन करने का अलग अलग जगह पर इनका मकसद ये भी था कि एक तरीके से कांग्रेस को राष्ट्रव्यापी संस्था बनाई जाए यानी पूरे भारत में उसे क्या किया जाए बहुत ही ज्यादा फेमस किया जाए। देखिए यहाँ पर लिखते टाइम जो है कि अगर लिख लिख के पढ़ाएंगे तो उससे काफी समय वेस्ट होता है, तो इस वजह से मैंने सारी चीजों को यहाँ पर पहले से ही नोट डाउन करके लिख दिया है। तो आप लोग इसको देख करके लिख लीजिएगा, मैं इसी को डिटेल में आप लोगों को समझा देता हूँ जिससे आप लोगों को चीजें और अच्छे से समझ में
आ जाएगी। ठीक है, तो यानी शुरू के जैसे ही कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए, ठीक है, तो ये एक उदारवादी चरण था। उदारवादी चरण मतलब कांग्रेस के जो नेता थे वो अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखेंगे तथा अंग्रेज उस पर विचार करेंगे। यदि वह मानने योग्य बात होगी तो अंग्रेज उसे मानेंगे और नहीं तो वो उसके ऊपर विचार करने के बाद में उसे बर्खास्त यानी निरस्त कर देंगे। तो जब मतलब पहला अधिवेशन हुआ यानी उदारवादी चरण चल रहा था, तो उदारवादी चरण के समय कांग्रेस की प्रमुख 3 मांगे वहां पर थी। ठीक है, सबसे पहली मांग क्या थी कि देखिए जितना भी जो वो सरकार का सिस्टम था उसमें ज्यादा से ज्यादा अधिकारी जो थे वो ब्रिटिश नागरिक ही थे, यानी भारतीयों का उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अच्छा, भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं था तो भारतीयों के पक्ष को रखने वाला भी कोई नहीं था। तो इस वजह से भारतीय जो हैं, जब ये संस्था बनी तो इसके माध्यम से भारतीयों ने अपनी परेशानी को अंग्रेजों के सामने रखा और उनसे बोला कि देखिए हमें भी परिषदों में जगह चाहिए। तो सबसे पहला इन्होंने मतलब अपनी मांग को रखा था कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषद जो है वो उसका विस्तार कर दिया जाए। जब केंद्रीय और प्रांतीय परिषद का विस्तार कर दिया जाएगा तो वहां पर क्या है कि कुछ भारतीयों को भी जगह मिलेगी तथा भारतीयों के पक्ष को भी अंग्रेज के सामने रखने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद होगा। तो यानी पहली इनकी मांग जो थी वो इन्होंने कहा था कि केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषद का विस्तार किया जाए। ठीक है, दूसरी जो इनकी मांग थी कि उस समय एक जैसे आज के समय में आईएएस और पीसीएस जो परीक्षाएं चल रही हैं, इसी तरीके से पहले के समय में आईसीएस भर्ती परीक्षा होती थी जो कि केवल इंग्लैंड में ही होती थी। ठीक है, वहीं पर होती थी। तो भारतीयों की मांग थी कि आईसीएस की परीक्षा में भारतीयों को भी शामिल किया जाए, यानी भारतीयों की भागीदारी भी सुनिश्चित किया जा सके, जिस वजह से जो भारतीय हैं वो भी ब्रिटेन के प्रशासन में आकर के और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सके। तो दूसरी मांग उनकी आईसीएस भर्ती परीक्षा को लेकर के थी। उसके बाद में साथ ही साथ में जो इनकी तीसरी मांग थी कि जो भी कंपनी जो शासन अपना चलाती थी वो कंपनी शासन चला तो भारत में रही थी, बल्कि उनको पेमेंट खुद से नहीं कर रही थी। भारत के भी जितने व्यय थे, भारत के जितने भी मतलब खजाने थे, उनको सरकार जो है वो धीरे धीरे खाली कर दे रही थी। मतलब जितना भी खर्च अधिकतर में बढ़ के पड़ता वो पूरा का पूरा वो क्या कर रहे थे, अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों की जो जमा पूंजी थी उसी के ऊपर डाल दे रहे थे। तो इससे जो थी वो भारतीय की जनता जो थी वो बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट थी। तो उसने कहा था कि एक आर्थिक समीक्षा की जाए और जितने भी अंग्रेज जो सरकार के द्वारा जो होने वाले खर्च हैं और इन सभी सैन्य खर्चों में क्या की जाए, कमी की जाए एवं इनकी जांच की जाए। तो देखिए ये थी उदारवादी चरण की प्रमुख 3 मांगे। ठीक है, उस समय के समय 3 यही मांगे थी कि सबसे पहला इन्होंने बात कहा था कि केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषद का विस्तार किया जाए। दूसरा इन्होंने कहा था कि आईसीएस भर्ती परीक्षा जो है उसमें भारतीयों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और इसके बाद में तीसरी जो इन्होंने मांग कही थी वो इन्होंने कहा था कि धन के जो सिद्धांत है इसकी जांच की जाए, यानी धन के बारे में देखा जाए और सैन्य खर्चों में कमी की जाए, जिससे कि भारत में जो है वो गरीबी ना बढ़े तथा सभी लोगों के लिए पर्याप्त धन की मात्रा मिल सके। अच्छा, इन्होंने अपनी मांगे तो रख दी, इस पर इनको उपलब्धियां क्या मिली थी? तो देखो जैसा मैंने कहा कि पहली इनकी थी केंद्रीय प्रांतीय परिषदों का विस्तार। तो उसके बाद में जब इन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की उसके बाद ये मांग बढ़ाई, तो उसके बाद में 1892 का एक अधिनियम आता है। ठीक है, तो 1892 का जो एक्ट आया यानी अधिनियम आया, उसमें क्या किया गया, प्रांतीय और केंद्रीय संस्थाओं के क्या किए गए, पदों में वृद्धि कर दी गई। लेकिन पदों में वृद्धि किस तरीके से की गई, इस प्रकार से की गई कि जिससे कि ब्रिटेन के जो अधिकारी हैं उन्हीं का एक तरीके से वहां पर बहुमत रहे। ठीक है, जिससे भारतीय जो है वो अपना बहुमत जो है वहां पर सिद्ध ना कर सकें। यही जो अधिनियम आया था 1892 में, वहीं पर एक निर्वाचन शब्द की बात कही गई थी, लेकिन निर्वाचन वो नहीं था निर्वाचन की आम जनता द्वारा किए जाने वाला निर्वाचन, ऐसा कोई निर्वाचन नहीं था। ठीक है, आम जनता को भागीदारी नहीं मिलती थी, बल्कि जो भी निर्वाचन पदों पर होना था वो अंग्रेज सरकार ही एक तरीके से करती थी। तो उसमें भी इन्होंने ज्यादा भारतीयों को दिया नहीं, केवल हाँ ये कह सकते हैं कि अगर निर्वाचन की बात कही गई तो वो किसमें कही गई, तो 1892 के एक्ट में ऐसी बात कही गई। दूसरी हमने बात कही थी आईसीएस भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो देखिए आईसीएस भर्ती परीक्षा को लेकर के जब बात वहां पर उठी तो आईसीएस भर्ती परीक्षा के लिए
इन्होंने 1886 में जो था, यहाँ पर ये 1881 जैसा लग रहा होगा तो इसको आप लोग 6 कर लीजिएगा, तो 1886 में जो था वो एचीसन आयोग को गठित किया गया। ठीक है, एचीसन आयोग की स्थापना की जाए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एचीसन आयोग है वो किससे संबंधित था, तो एचीसन आयोग जो था वो आईएएस भर्ती परीक्षा से संबंधित आयोग था। तीसरी मांग इन्होंने की थी कि जितने भी सैन्य खर्च हैं उनमें थोड़ी कमी की जाए एवं इनकी जांच की जाए, सैन्य खर्चों की जांच। तो सरकार जो है, अब कोई खुद की तो पोल खोलता नहीं है, तो इस वजह से सरकार जो है वो इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती थी। लेकिन भारतीयों का विद्रोह देख करके और भारतीयों में असंतोष की स्थिति देख करके अंग्रेजी सरकार ने ना चाहते हुए भी वेल्बी आयोग का गठन किया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये वेल्बी आयोग आया था, ये वेल्बी आयोग किस लिए आया था, तो मतलब भारतीयों में के धन की आर्थिक समीक्षा के लिए वेल्बी आयोग का गठन किया था, यानी वेल्बी आयोग हमारे सामने आया था। तो इस तरीके से प्रथम चरण में कुछ मांगे थी और उन मांगों के सापेक्ष में कुछ भारतीयों को उपलब्धियां भी प्राप्त हुई, तो इसके बारे में यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। अच्छा, साथ ही साथ में क्या हुआ था कि जब इन मांगे चल रही थी ये, तो उसी समय जो हमारे जो ग्रैंड ओल्ड मैन थे यानी दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 1897 में भारतीय सुधार समिति, ये देखिए भारतीय सुधार समिति जो थी इसकी स्थापना की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए अगर हमें कुछ पाना है तो हमें सबसे पहले भारतीयों के अंदर सुधार करना होगा, भारतीयों को एकनिष्ठ करना होगा, तो इन्होंने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। इसी तरीके से 1889 में जो थी वो विलियम डिग्वी ने द कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो प्रथम चरण थे उसमें कई सारी मतलब मांगे थी और साथ ही साथ में भारतीयों को कुछ कई तीन जो प्रमुख मांगे थी, उन 3 मांगों में उनको उपलब्धियां भी मिली और साथ ही साथ में इसकी वजह से दादा भाई नौरोजी ने 1887 में ईस्ट इंडियन ये भारतीय सुधार समिति और साथ ही साथ में जो विलियम डिग्वी थे उन्होंने कमेटी ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी की थी। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी की बात आई तो आप लोगों ने देखा था दूसरे अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। तो चलिए थोड़ा दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जो थे इन्होंने सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। मतलब इन्होंने ये बताया था कि अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों का खजाना धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, खाली करते जा रहे हैं। तो इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, यानी जिसे हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इंग्लिश में कहते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी, यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, धन के निष्कासन के सिद्धांत में इन्होंने 1867 में जो था वो एक लेख लिखा था। उस लेख का नाम मतलब एक पुस्तक थी उसमें एक लेख लिखा था और इनका लेख जो था वो उस पुस्तक में छपा भी था। उस लेख का नाम था द डेब्ट ऑन इंग्लैंड ऑफ इंडिया, मतलब इंग्लैंड पर भारतीयों का कर्ज कितना है, इस शीर्षक को लेकर के उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और इसे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन में प्रकाशित भी कराया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस तरीके से इन्होंने क्या किया था कि प्रति व्यक्ति आय, यानी एक तरीके से देखो तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को अंग्रेजों के समक्ष तथा भारतीयों के समक्ष भी उस समिति के माध्यम से रखा था। साथ ही साथ में यही वो पहले इंसान थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना भी की थी। इनकी जो एक पुस्तक थी जिसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में इन्होंने सबसे पहली बार, याद रखिएगा आपसे पूछा जाए सबसे पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी, तो सबसे पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और किस पुस्तक में की थी, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने की थी गणना। ठीक है, अब साथ ही साथ में इनकी कुछ और पुस्तकें हैं जो जिसे कहते हैं द मीन्स एंड वांट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक और पुस्तक है इनकी जिसे हम लोग बोलते हैं कि द कॉमर्शियल ऑफ इंडिया। ये इनकी 2 पुस्तकें थी, द मीन्स एंड वांट्स, द कॉमर्स ऑफ इंडिया है और द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो ये पुस्तक थी जो द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने जब धन के निष्कासन सिद्धांत को दिया तो साथ ही साथ इन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की। और आप लोग जान करके बहुत ही हैरान हो जाएंगे
कि जब इन्होंने ये सिद्धांत प्रकाशित किया, धन का निष्कासन सिद्धांत और प्रति व्यक्ति आय दी, तो भारतीयों की वार्षिक आय क्या निकल करके आती है, तो आप लोग खुद देखेंगे 20 रुपए वार्षिक प्रति व्यक्ति आय। अब सोचिए 20 रुपए वार्षिक प्रति व्यक्ति आय, मतलब अंग्रेजों ने भारत को अब तक कितना खाली कर दिया है, इसके बारे में सारी की सारी बातें जो है वो निकल करके सामने आ जाती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने इस लेख में क्या बताया था कि 1885 तक यानी 1865 तक जो भारत से 150 करोड़ पौंड पैसा जो है वो अंग्रेजों ने इंग्लैंड को ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है कि 1865 तक भारत से 150 करोड़ पौंड धन का निष्कासन होना इन्होंने बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये चीज बताई थी। साथ ही साथ में इनके साथ में एक और ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था कि प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी तथा धन के निष्कासन सिद्धांत में अपना योगदान निभाया था, जिनका नाम है रजनी पाम दत्त। ठीक है, आरसी दत्त भी मतलब सुना होगा आप लोगों ने कई जगह, लेकिन बेसिकली इनका जो नाम है वो रजनी पाम दत्त है। ठीक है, तो रजनी पाम दत्त जो है वो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ कि एचिसन आयोग है, वेल्बी आयोग है, ठीक है, और भारतीय सुधार समिति, द कमेटी ऑफ ब्रिटिश द कमेटी ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो गई, द मीन्स एंड वांट्स ऑफ इंडिया है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से जिन परिस्थितियों में ये सब चीजें चली हैं उसी के साथ में आप लोगों के साथ में वो चल रहा हूँ, जिससे आप लोगों को चीजें अब याद ना करनी पड़े। आप लोग क्या है इन्हीं चीजों को समझ लें, एक बार समझी हुई चीज जो होती है वो आगे बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप लोगों के साथ बनी रहती है, ऐसा आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि रजनी पाम दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, और साथ ही साथ इन्होंने इस पुस्तक में बताया था कि 2.2 करोड़ रुपए जो हैं वो हर एक साल, सोचिए उस समय के हिसाब से 2.2 करोड़ रुपए की वैल्यू क्या रही होगी। तो इन्होंने क्या बताया था अपनी पुस्तक में कि अंग्रेज जो है वो भारत से प्रतिवर्ष 2.20 करोड़ रुपए जो हैं वो इंग्लैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक में ये चीज बताई थी। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि जो ये धन निष्कासन सिद्धांत जो इन्होंने दिया था दादा भाई नौरोजी ने, इसको 1901 ईस्वी में, याद रखिएगा कि जो पहला चरण था मैंने बताया था 1885 से 1905 ईस्वी तक, तो ये सब तो इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत अपना दे दिया था। ठीक है, तो इसको इन्होंने हमने बताया था कि 65 में एक पुस्तक में दे दिया था, ये सब चीजें इन्होंने कर दी थी। लेकिन इसको बंगाल, मतलब जो बंगाल की गवर्नमेंट थी, यानी कहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उसके सामने किसने रखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो 1901 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले में लंदन में जाकर के और इनके जो धन निष्कासन सिद्धांत है उसको गवर्नर जनरल के सामने यानी गवर्नर जनरल की असेंबली में इसको पेश किया था। पूछा जाए कि किसने दिया था धन निष्कासन सिद्धांत, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, और गवर्नर जनरल की असेंबली में पेश किसने किया था, तो 1901 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको पेश किया था। तो यही जो कुछ इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो हमारे उदारवादी चरण से संबंधित हैं, जिनको मैंने आप लोगों के सामने बता दिया है। 4 अधिवेशन है, उनमें से कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं और साथ में ये जो चीजें हैं ये पूछी जाती हैं। अब देखिए कांग्रेस का जो था वो गठन तो हो गया था, लेकिन उस गठन के पीछे जो थे वो अलग अलग लोगों के बहुत सारे मत थे। ठीक है, जैसे कि लॉर्ड डफरिन का क्या कहना था कांग्रेस के बारे में, तो लॉर्ड डफरिन जो थे वो ये कहते थे कि जो कांग्रेस है वो एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कांग्रेस की जब शुरू में स्थापना हुई थी तो हमने बताया था उसमें सदस्य कितने थे, 72 सदस्य थे। ठीक है, तो वो ये समझते थे कि जो कांग्रेस है वो बहुत अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है एवं ये संगठन जो है वो ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। तो लॉर्ड डफरिन जो थे उनका मानना था कि कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए यहाँ पर लिखा है डफरिन ने कहा था अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही साथ में बाल गंगाधर तिलक, आप लोग जानते हैं बाल लाल पाल और अरविंद घोष, ये जो है ये उग्रवादी चरण के नेता थे। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि देखो वर्ष में मेढक की तरह 3 बार टकराने से कुछ भी नहीं होगा। अगर हमें स्वतंत्रता पानी है या अंग्रेजों से छुटकारा पाना है तो हमें उनके खिलाफ सख्त से सख्त आंदोलन करना चाहिए। क्योंकि ये उदारवादी चरण था तो यहाँ पर उदारवादी नेताओं की ज्यादा से ज्यादा भूमिका थी। इस वजह से जो उग्रवादी नेता थे वो इस समय तक प्रभावी नहीं हो पाए थे।
ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले का हालांकि ये मानना था, मतलब इनका जो था बाल गंगाधर तिलक का ये मानना था कि वर्ष में मेढक की तरह 3 बार टकराने से कुछ भी नहीं होगा। यदि हमें अपनी बातें मनवानी है तो हमें क्या करना चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन करना चाहिए, 1857 जैसा एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। ठीक है। इसी पर अश्विनी कुमार दत्त जी ने क्या कहा था, अश्विनी कुमार दत्त ने जो था वो कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा बताया था कि मतलब ये 3 दिन का तमाशा है और 3 दिन बाद ये चीजें सब खत्म हो जाएंगी। फिर इसी में आते हैं विपिन चंद्र पॉल। तो विपिन चंद्र पॉल ने क्या कहा था कि इसे ही याचना संस्था कहा था, मतलब कहा था कि जो कांग्रेस है वो एक तरीके से याचना संस्था की तरह है। वो क्या करती है कि वो मतलब इनके अंग्रेजों के आगे हाथ फैला करके अपनी ही बातों के लिए सोचो एक तरीके से याचना करेगी। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने इसको लेकर के बहुत ही मतलब अलग अलग मत दिए थे। इसमें से तो सभी कुछ हो गए हैं कि यहाँ पे सारे मत हो गए हैं। एक मत जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था कि ये कोई भारत के स्वतंत्रता या सुधार के लिए समिति नहीं बनी है। यहाँ पर क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो पदों के भूखे हैं, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो एक तरीके से पदों के लालच में इस कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिस वजह से उन्हें पद मिल जाए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का इस कांग्रेस के बारे में कहना था कि ये जो कांग्रेस है इसमें पदों के भूखे नंगे लोग जो हैं वो शामिल हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना की बात कर ली। फिर उसके बाद में साथ ही साथ हम लोगों ने कांग्रेस के 3 चरणों के बारे में बात की है, जिसमें हम लोग पहला चरण उदारवादी चरण को हम लोग पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने जो उदारवादी चरण के शुरुआत के जो 4 अधिवेशन थे उनके बारे में हमने बात की, तथा शुरुआत के 4 अधिवेशन के बाद में जो उदारवादी चरण में किस तरीके से इन्होंने अपनी मांगे रखी, किस तरीके से इन्हें उपलब्धियां मिली, आचीशन आयोग, वेल्वी आयोग के बारे में मैंने बताया। साथ ही साथ में हमने आपको दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया, किस तरीके से इन्होंने पुस्तकों में लेख लिखा, ठीक है, किस तरीके से इन्होंने जो थी वो भारतीय सुधार समिति का गठन किया, ये सब हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ में हमने रजनी पाम दत्त की द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में जाना, और कांग्रेस को लेकर के कुछ भारतीय राजनेताओं के मन में ही जो मत थे उनके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आपको प्रतिदिन एक वीडियो जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का मिल जाएगा। जिन लोगों का बेस बहुत ही ज्यादा कम है तो वो मतलब देख सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि रटने से वैसे भी आप जानते हैं कि सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।